अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम लोगों का लेक्चर नंबर 22 है। जो हमारा सेशनल प्लान था कोशिश क्योंकि हमारी है कि यार उसके साथ साथ ही चलें ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का इशू हो तो आप उसमें से पिक कर सकें, लेकिन ऑब्वियसली वो टेंटेटिव होता है, उसमें कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो भी जाती हैं। तो इस बार थोड़ा ऐसे करते हैं कि क्योंकि कल का लेक्चर हमारा मिस हुआ है, ठीक है जी। तो अभी हम जो चीज़ें 3 लेक्चर्स में कवर करनी थी वैसे वो थी कम ही, क्योंकि ज़ाहिर है कम कम करके अब मैं थोड़ा रख रहा हूँ, जिन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिनकी, उनको उसी हिसाब से देखा जा रहा है। तो हम इनको 3 वाली चीज़ों को 2 में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा चैप्टर इसी वीक में एंड हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर जी हमारा इंशाल्लाह भी फोकस होगा, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करते हुए। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कहे थे असाइनमेंट के तौर पर, मैंने आपको कहा कि यार इसको करें। उसमें से देख लें कि अभी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने नहीं किए। प्लीज़ इस तरह ना किया करें, आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। ये विदाउट प्रैक्टिस पास नहीं होना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें से क्वेश्चंस अराइज होंगे, वो आप पूछें मेरे से। आपकी क्यूरीज जब तक रिजॉल्व नहीं होगी तब तक आपको इसकी सही तरह समझ नहीं आनी ऑडिट की। अच्छा, अब रिस्क के क्वेश्चंस स्पेशली जब आपने किए होंगे, बाकी मटेरियलिटी वगैरह वो तो सिंपल कर लिए होंगे आपने, ठीक। फ्रॉड के भी वो हो जाएंगे इजीली। रिस्क का जो क्वेश्चन होता है, जो ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं, उसमें क्योंकि ना डिफरेंट स्टैंडर्ड्स वो वाले भी अभी यूज़ होने हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आप कहें कि ये कुछ इशू आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आई। नहीं, बिल्कुल आपको समझ आई है। जिस हद तक आपको समझ आनी चाहिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जो है जिसमें जैसे उसमें गोइंग कंसर्न के आए थे मसाइल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के मसाइल आए थे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के आए थे, ओपनिंग बैलेंसेस के इशू आए थे, ये अभी हमने पढ़े ही नहीं है। तो जिस तरह हम पढ़ते जाएंगे ना, ये जो आपका रिस्क के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका मजमुआ है, ठीक है जी। तो उनका मजमुआ बन के आते हैं, तो वो जब तक हमारे सारे क्लियर नहीं होंगे उसमें हमें मसला रहेगा। तो आप वो बेफिक्र हो जाएं। जैसे इंशाल्लाह हम वो तमाम रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ लेंगे, मैं खुद क्लास में आप लोगों को अच्छी खासी उसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आप वो क्वेश्चंस भी करेंगे, मेरे से वो मार्क भी करवाएंगे, क्योंकि विदाउट विदाउट द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट प्रोसीजर्स आपका पेपर पास नहीं होने वाला। ये मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। रिस्क का क्वेश्चन 12 से 15 नंबर का आना ही आना है। उसके अंदर उन्होंने पूछा होना है कि ऑडिट रिस्क या बिजनेस रिस्क जो है वो ढूंढ के बताएं। वो जब तक आप पढ़े नहीं होंगे, जब तक समझा नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं की होगी, वो नहीं होना। तो प्लीज़ ज़रा जिस तरह मैं गाइड कर रहा हूँ आप फिलहाल उसी तरह साथ साथ चलते रहें। असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवाएं अगर अभी तक नहीं की। जो मैंने क्वेश्चंस कहे हैं बस वही आपने अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रॉड के ऊपर बात की है। काफ़ी हद तक हमें कोई उसका आइडिया हो गया है। उसमें जो मेन हमारे कंसर्न्स थे वो ये थे कि जी फ्रॉड के 2 उसको कैटेगरीज में रखा जाता है कि किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं। एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मसाइल पैदा किए जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत तरीके से की जाती है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को गलत करने में 2 मेन जो तरीके हैं वो क्या यूज़ होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल बाकी वाम के लिए कुछ और बनाए होते हैं, मैनेजमेंट के लिए कुछ और है। मैनेजमेंट से हमारा यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है, मतलब 2-4 विद गवर्नेंस या डायरेक्टर्स वगैरह उनका नाम लिया जा रहा है, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का जो रिस्क है फ्रॉड का, आपका आइजा 240 कहता है कि भाईजान हर एंटिटी के अंदर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, बट हर एंटिटी के अंदर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क लाजमी एग्जिस्ट करता है, लाजमी एग्जिस्ट करता है। तो आप इसका रिबटल नहीं दे सकते। ऑडिटर नहीं कह सकता नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है। भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर हम बिल्कुल उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। आइजा 240 कहता है कि भाई मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग ली हुई है उसके मुताबिक रिस्क मौजूद है, और वो आपको बाकायदा तौर पे 3 तरह के एक्शंस भी बताता है जो आपने करने हैं। वो कहता है कि आपने अकाउंटिंग जो जनरल एंट्रीज हैं उनको आपने देखना है, उनको टेस्ट करना है, उनकी अप्रोप्रिएटनेस को। फिर वो आपको कहता है कि आपने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किए गए हैं क्लाइंट की तरफ से, एंटिटी की तरफ से, उनके अंदर देखने कोई बायसनेस तो नहीं है, ठीक है जी। फिर इस तरह वो आपको कहता है कि जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है उनको भी आपने देखना है, वहां पर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल आपको नजर आएगा, ठीक है जी।
फिर दूसरा एक रिस्क होता है प्रिज्यूम्ड रिस्क। प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, पहले से अज्यूम किया हुआ स्टैंडर्ड ने, ठीक है। वो क्या है, रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर फ्रॉड का मौजूद होना। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेवेन्यू रिकग्निशन के जरिए बहुत की जाती है, ओवरस्टेट करके, अंडरस्टेट करके, ठीक है जी। इसमें वो ऑडिटर को ऑप्शन देता है कि भाई अगर आपका रेवेन्यू है ही नहीं, या आपका रेवेन्यू बिल्कुल ही सादा सा है, बड़ा स्ट्रीमलाइन सा प्रोसेस है, और आप अपनी जजमेंट के मुताबिक ये असेस करते हैं कि भाई देयर इज नो प्रिज्यूम्ड रिस्क ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, तो आइजा 240 कहता है मैं उस बात को मानने को तैयार हूं, लेकिन आप उसके पीछे रैशनल डॉक्यूमेंट लाजमी करें। अदरवाइज आइजा 240 कहता है भाई इधर भी मेरा ख्याल है कि लाजमी रेवेन्यू रिकग्निशन का रिस्क मौजूद होगा, ठीक है जी। ये हमने कुछ पढ़ा था। आगे आज स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। देखें हमने आइजा 315 के अंदर भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इसको कहते हैं, वो हमने मतलब कि उसके प्रोसीजर्स कुछ देखे क्या हमने परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं वो है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। फ्रॉड की अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क हो कि भाई उसको रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। पेपर में सीधा सीधा सा ये सवाल आ जाता है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है भाई कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने, आप सिंपल लिख सकते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कौन सी। यदि सबसे पहले वो कहता है कि भाईजान मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंक्वायरीज करें, मैनेजमेंट से पूछें अगर आप फ्रॉड को का रिस्क आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ के अंदर फ्रॉड का रिस्क मौजूद है कि नहीं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किस हवाले से आपने इंक्वायरीज करनी है। वो कहता है कि भाईजान इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ फ्रॉड, भाई आप बताएं आपकी क्या असेसमेंट है। क्लाइंट से पूछें, मैनेजमेंट से पूछें कि आपने कोई फ्रॉड की असेसमेंट की हुई है, आपके मुताबिक फ्रॉड का क्या कितना रिस्क है आपके पास, ठीक है, ये आप उनसे पूछें। देन आप उनसे पूछें देयर प्रोसेसेस इन प्लेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग एनी स्पेसिफिक रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई और लाइकली टू एग्जिस्ट एनी कम्युनिकेशन विद इन द एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। वो कहता है कि भाईजान आपने क्या अभी तक कोई फ्रॉड पकड़ा है, या आपकी नज़र में कोई शक है जहां पे फ्रॉड मौजूद हो सकता है, वो भी हमें बताएं। ये हम इंक्वायरीज कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि इंक्वायरीज जो होता है बहुत कोई रिलायबल प्रोसीजर नहीं है कि मतलब सिर्फ इंक्वायरी के ऊपर यकीन करके नहीं हम चल सकते। क्लाइंट तो ऑब्वियसली कहता रहेगा कि भाईजान नहीं ऐसे कीता ही कुछ नहीं, ऐसे कीता ही कुछ नहीं, इस तरह। फिर वहाँ पे कोशिश की जाती है एक तो डिफरेंट बंदों से बातें ली जाए, कहीं इनकन्सिस्टेंसी ना बीच में नजर आ रही है, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की है, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी ढूंढने की कोशिश करते हैं, यार ये बंदा कुछ कह रहा है, ये बंदा कुछ कह रहा है, वहाँ पे हो सकता है फ्रॉड हो, ठीक है। एक ही बंदे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ ओके है भाई, बेहतरीन है। Then management's communication with governance regarding its procedures for identifying and responding to the risk of fraud। भाईजान पहले तो आप सबसे पहले हमने क्या कहा कि आपकी असेसमेंट क्या है, फिर हमने दूसरे नंबर पे कहा कि भाई फ्रॉड को पकड़ने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो बताएं, उसकी इंक्वायरीज हमने की। फिर हमने कहा कि भाई क्या आपने दोष चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब कि डायरेक्टर्स के साथ कोई कम्युनिकेशन भी की है कभी किसी फ्रॉड के बारे में। जाहिर है वो चीज़ें सामने हमारे आती जाएंगी, वो दिखाएंगे हाँ जी सर एक बार हुआ था फ्रॉड, उस पर हमने किया था। हम फिर देखेंगे अच्छा इसके ऊपर क्या एक्शन लिए गए, किस तरह आपने फ्रॉड को पकड़ा, दोष चार्ज विद गवर्नेंस की तरफ से क्या आपको डायरेक्शंस आई हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे हमें पता लगता है टोन क्या है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट सीरियस भी लेती है फ्रॉड को या नहीं। सेकेंडली हमें पता चल जाता है कि यार इस तरह की फ्रॉड दोबारा होने के कितने के चांसेस हैं, ठीक है जी, तो ये हमें आइडिया होता है। देन मैनेजमेंट्स कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग इट्स व्यूज ऑन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एथिकल बिहेवियर। हाँ, ये भी देखें भाईजान कि आप उनसे इंक्वायरी करें, पूछें उनसे कि कभी एम्प्लॉयज़ को आपने कोई थोड़ा सा बताया कि फ्रॉड करना कितना बुरी बात है, ठीक है। किसी मौलवी साहब की आपने कोई तकरीर करवाई, ये आपको पता होगा कि पीछे 3-4 साल पहले FBR वाले मौलाना तारिक जमील को बुला के वहाँ पे करप्शन के ऊपर मतलब उनका वो बयान लेते थे कि करप्शन कितनी बुरी बात है, ये वो। तो भाई क्या आप इतना सीरियस लेते हैं काम को, ठीक है। अच्छा खैर, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन होगी या तो इसका मतलब नहीं भाई आप तो बड़े नेक थे, नहीं, ये तो FBR वाले भी करवाते हैं। तो इसका मतलब एटलीस्ट ये होता है कि यार चलो आपने कम्युनिकेशन तो की है ना। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उस कम्युनिकेशन का जो पर्पस था, उसके पीछे नीयत क्या थी, वो भी इंक्वायरी करते करते आपकी पता लगती है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी तो नहीं पूरी की हुई। तो भाई ये 4 बातें आपने मैनेजमेंट से पूछ ली, इंक्वायरी कर ली, इधर से कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगी फ्रॉड की अगर हुआ तो। दूसरे नंबर पे भाई आप अब जाएं मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी एज टू वेदर दे हैव एनी नॉलेज ऑफ एक्चुअल सस्पेक्टेड और एलिज्ड फ्रॉड्स एंड टू ऑब्टेन व्यूज अबाउट द रिस्क ऑफ फ्रॉड। हाँ,
पहले नंबर पे हमने सिर्फ उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका माइंड पढ़ा कि फ्रॉड के बारे में उनका जहन क्या है, ठीक है, किस तरह असेस करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, 2-4 विद गवर्नेंस को सीरियस लेते हैं कि नहीं, कभी एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट किया कि फ़्रॉड ना करना कितनी अच्छी बात है, सही, और जो फ्रॉड करेगा उसको हम पनिश करेंगे या फाइन्स करेंगे, कुछ इस तरह की बातें हुई हैं। सेकंड वो आके भाई ये कह रहा है कि क्या मैनेजमेंट को किसी एक्चुअल फ्रॉड जो हुआ हो उसका पता है, या मैनेजमेंट को शक हो, को सस्पेक्ट हो किया हो उन्होंने, उसका पता है, ठीक। इस बारे में हम थोड़ा सा उन पे बात करते हैं। एलिज्ड फ्रॉड का मतलब मुबैना फ्रॉड, मुबैना ये होता है ना कि लग रहा है यार फ्रॉड है, ठीक है, तो उनसे ज़रा पूछें। तो मतलब बेसिकली हम अब एक्चुअल में जो फ्रॉड हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। जो शक है कि यार यहाँ पे फ्रॉड हुआ होगा, या कोई बंदा सिर्फ एक बात चल निकली है कि यार कुछ ना कुछ गलत हुआ है, शायद उसके पीछे फ्रॉड हो, तो ये हम उनसे पूछते हैं। देन अब इंक्वायरीज विद दोस्त या विद गवर्नेंस। अच्छा, अब जहाँ पर तो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, 3-4 डायरेक्टर्स हैं, वही इन्वॉल्व है सारे मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर 2-4 विद गवर्नेंस अलग से तो नहीं होंगे ना, 2-4 विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एक ही है, तो बार बार इनसे तो नहीं इंक्वायरीज करेंगे। ये होता है आमतौर पे बड़ी कंपनीज के अंदर, जिसके अंदर डायरेक्टर्स तो कम है, 7-8-10 डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स हैं, ठीक है, वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको पता है ना, एक सीनियर मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आपकी एक मिड लेवल मैनेजमेंट आती है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट आती है। तो मतलब है कि मैनेजमेंट से भी आप फिर वहाँ पर आप मैनेजमेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर तो कर सकते हैं तो दोनों से अलग अलग चीज़ें पूछें, ठीक है, और अगर तो सेम ही है वो लोग, तो फिर दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है भाईजान 2-4 विद गवर्नेंस से भी अंडरस्टैंडिंग लें कि वो किस तरह मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को देखते हैं, ओवरसी करते हैं, वो कैसे देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट सही तरह फ्रॉड के ऊपर नज़र रखे हुए है नहीं है, ठीक है। तो ये हम 2-4 विद गवर्नेंस से पूछेंगे। फिर उनसे भी पूछेंगे कि भाईजान क्या आपको पता है किसी तरह का, ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन का, कोई ऐसी चीज़, कोई एक्चुअल फ्रॉड, कोई सस्पेक्टेड एलाइज्ड फ्रॉड आपको पता है उसका या नहीं पता। अब इनका जो भी जवाब आया होगा, अब आपने इसको कोरोबोरेट करना है। कोरोबोरेट मैंने पहले भी आपको वर्ड बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑडिट के अंदर, ये आपने यूज़ करना है। ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे पेपर के अंदर, एग्जामिनर को मज़ा आ जाएगा कि यार वाकई स्टूडेंट पढ़ के आया चीज़, ठीक है। कोरोबोरेट करना है मतलब है कि इनके जवाबों को भी देखना है, इनको अब मैच करना है आपने मैनेजमेंट वाले इंक्वायरीज के साथ भी। देखें क्या मुताबिकत रख रहे हैं, जवाब एक जैसे ही हैं, इनकन्सिस्टेंसी नज़र आएगी तो फिर वहाँ पे मसला हो सकता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, एक क्या मूवी थी अजय देवगन की, दृश्यम थी, हाँ। उसके अंदर वो क्या होता है, वो मतलब वो ज़ाहिर मर्डर कर देते हैं, फिर वो बाहर चले जाते तो नहीं है, लेकिन वो पूरी एक स्टोरी बना करी, हम तो उधर गए थे, ये वो उन डेज़ के ऊपर। अब वो जो पुलिस वाले उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अब देखें ऑडिटर का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, लेकिन चले यार कुछ हद तक हम चीज़ें तो उस एंगल से देख ही सकते हैं ना। अब वो क्या करते हैं, छोटी बच्ची है उसको अलग ले जाकर पूछते हैं चीज़ें, बड़ी बेटी को अलग, माँ को अलग, बाप को अलग। मकसद क्या होता है कि भाई सेम क्वेश्चंस पूछो लेकिन अलग अलग इनसे पूछो। वो तो अलग बात है, मूवी है ऑब्वियसली, तो वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयारी करके आए होते हैं कि हमने पीछे नहीं हटना जवाब से, एक ही जवाब देंगे। अदरवाइज जब आप अचानक अनप्रिडिक्टेबल होकर कुछ डिफरेंट तरह क्वेश्चन पूछते हैं, सेम क्वेश्चन ही आप पूछेंगे डिफरेंट लोगों से, उन्होंने सोचा नहीं होता कि इस तरह का भी ये सवाल आएगा। अब वो बंदे ज़ाहिर है कोई और जवाब देगा, कोई और जवाब देगा, अगर तो चीज़ एक्चुअल नहीं है तो वहाँ से कोई ना कोई आपको रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने मतलब कि 3 तरह की इंक्वायरीज कर चुके हैं। अब चौथे नंबर पे इंटरनल ऑडिट की भी इंक्वायरी करें। इंटरनल ऑडिटर जो आपका है, ठीक है, उनसे भी पूछें। अब अगेन बात वही है कि लिस्टेड कंपनीज जो होती है ना, उनके लिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना मस्ट है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट या इंटरनल ऑडिटर होना लाजमी है, सही है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस है, कानून है, वो ये कहता है। अदर दैन लिस्टेड के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस से मुराद किया कि भाई सही तरह काम हमारे चल रहे हो, अच्छे काम हम कर रहे हो, पहले ही मसाइल प्री ऑडिट हो जाता है ना चीज़ का, मतलब एक कोई भी आपने काम करना होता है, इंटरनल ऑडिटर साहब पहले देख लेते हैं यार अच्छा ये पीछे वाउचर लगा हुआ है, एक्सपेंस वगैरह अप्रूव्ड है, तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रैक्टिस उसको कहा जाता है बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो वो भी रख लेते हैं। तो खैर अगर इंटरनल ऑडिटर मौजूद है तो उससे भी पूछें, उससे भी इंक्वायरीज करेंगे, भाईजान आप तो पूरा साल इधर ही बैठे रहते हैं, आपका फुल टाइम एम्प्लॉई हैं, आपके सामने कोई फ्रॉड नज़र आया हो, कोई रिपोर्ट हुई हो, अगर कोई फ्रॉड हुआ था उसके ऊपर किस तरह एक्शन लिए गए, क्या उसमें से कोई मज़ीद फ्रॉड निकल सकते हैं, तो आप उनकी इंक्वायरीज करें, ठीक है।
देन इवेल्यूएट, अब देखें ये 5 जो या 4 आपके जो प्रोसीजर हैं ऊपर वाले इंक्वायरीज के यहाँ अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं 5वें नंबर पे इवेल्यूएट एनी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड इन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हाँ, अब वो कहता है कि भाईजान एनालिटिकल प्रोसीजर भी तो आपने परफॉर्म किए हैं ना, रेशो एनालिसिस देखे हैं आपने, डिफरेंट चीज़ों को देखा है आपने, मतलब अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी यूज़ किया है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी यूज़ किया है आपने, डिफरेंट इनके जो इंक्वायरी के मतलब जवाब मिले हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सेज मिले हैं, उनको भी कंपेयर करें, थोड़ा एनालिटिकली सोचें, वहाँ से देखें कि कोई आपको कोई अनएक्सपेक्टेड रिलेशन नज़र आ रहा है कि यार ये क्या बात हो रही है कि परचेज इंक्रीज़ हो जा रही है, कॉस्ट ऑफ सेल कम कैसे हो सकती है, ठीक है। अभी मतलब आप बिल्कुल प्लानिंग स्टेज के ऊपर चीज़ें देख रहे हैं ना, अभी डिटेल में तो आप गए नहीं है, इसलिए आपको डिटेल का नहीं पता कि हो सकता है वाकई सही भी चीज़ वो हुई हो, लेकिन आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपकी कोशिश है कि मैक्सिमम रिस्क मुझे मिल जाए ताकि उन रिस्क के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर सकूं। आपने कहा कि यार सेल्स बढ़ रही है, रिसीवेबल कम हो रहे हैं, ये क्या मसला है, हो सकता है इसके अंदर फ्रॉड ही ना हो, क्योंकि आपने इसके साथ एक आधी चीज़ और मिक्स कर ली कि यार अच्छा ये जो सेल्स मोस्टली हुई है ये हुई भी डायरेक्टर को रिलेटेड पार्टी है, वो तो आइजा 550 जो है उसका भी रिलेटेड पार्टी का रिस्क भी आ गया। फिर आपने साथ ही सोचा कि यार ये बैंक से कर्जा भी लिया था इन्होंने, कहीं उसकी रेशोज़ वगैरह ऊपर नीचे ना किए, इसका मतलब कि डिफरेंट रीजंस या डिफरेंट चीज़ों को एनालिटिकली जब आपने सोचा, हो सकता है वहाँ से भी कोई फ्रॉड का रिस्क नज़र आ जाए, ठीक है। देन इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से मुराद क्या है कि जो ये तो फ्रॉड वाले कर रहे हैं ना, हम ये तो फ्रॉड के लिए, स्पेसिफिकली फ्रॉड ढूंढने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने वैसे रिस्क देखे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो फ्रॉड वाला भी हो सकता है, एरर वाला भी हो सकता है। वो कहता है जब आपने वो वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उस एंगल से एरर्स वाले देखने के लिए, तो फिर आपका चेक करें, हो सकता है उसमें से कोई ऐसा रिस्क आपको आइडेंटिफाई हो जाए जो फ्रॉड का रिस्क हो। बात आइए समझ। देखें जब आपने फ्रॉड का रिस्क देखना है ना तो आप ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चनिंग माइंड होता है आपका। जब एरर वाला देखना है उस वक्त भी क्वेश्चनिंग माइंड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। वो आप तकरीबन सतही तौर पे अपेरेंटली चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप बड़ा डिटेल में डीप जाके आप चीज़ें सोचते हैं। तो उसने कहा कि भाई जो दूसरे आपने रैप के प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं आइजा 315 के मुताबिक, ठीक है, उसमें से भी ढूंढे आपको कोई हो सकता है कोई रिस्क फैक्टर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड रिस्क फैक्टर से मुराद क्या है, कोई अवामल जिसकी वजह से फ्रॉड किए जाते हैं वो आपके सामने नजर आ जाए। आगे अभी पढ़ते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो भाईजान ये प्रोसीजर्स थे टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अगेन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो वजह से हो सकती है, एरर की वजह से भी हो सकती है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। हमने जो आइजा 315 में पढ़े वो ओवरऑल हमने पढ़े हैं, मतलब एरर की वजह से जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हम स्पेसिफिकली, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ही अलग है आइजा 240 फ्रॉड का, यहाँ पे हमने जो पढ़े हैं ये फ्रॉड के हवाले से। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर लिखें तो आपने अगर फ्रॉड वाले लिखने हो तो इधर से लिखते हैं। क्लियर ही बात आइए समझ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई लोग क्यों फ्रॉड करते क्यों हैं, ठीक है, क्या रीज़न है कि लोग फ्रॉड करते हैं। अब हमें पता है कि यार फ्रॉड कंपनीज के अंदर जो किए जाते हैं उनके दो नताइज निकलते हैं, या तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को के अंदर आप फ्रॉड इंक्लूड कर देते हैं, या क्या होता है जी आप एसेट्स को मिस अप्रोप्रिएट, मतलब कि नाजायज़ इस्तेमाल आप असासाजात का करते हैं। ये दो बनते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इनके पीछे फैक्टर्स, इनके पीछे मोटिव्स, मकासद क्या हो सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स यानी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ये आम तौर पे भी अगर हम सोचें अपने तौर पर भी, इसको छोड़ के भी, तो हमारे माइंड में शायद ये तीन ही हैं। बहुत से आएंगे, उन्होंने जाहिर उसको क्लब करना है ना, मतलब आप अब अगर मेन कैटेगरीज, मेन हेडिंग्स बनानी हो तो वो तो हेडिंग का मतलब तो यही होता है ना, मेन कोई आइटम, वो तो तीन ही बन सकती हैं, मतलब 3 4 5 इतनी की बन सकती हैं। तो उन्होंने उसको लिमिटेड करके 3 बना दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके माइंड में अगर आप खुद भी सोचेंगे तो इसी तरह की ही चीज़ें आएंगी। जैसे कि उसने कहा कि भाईजान पहला क्या, इंसेंटिव और प्रेशर। पहले नंबर पे तो भाई एक बहुत बड़ी वजह क्या है, कोई ना कोई इंसेंटिव मिल रहा है, कोई बोनस मिल रहे हैं, कोई कमीशन मिल रहे हैं, या प्रेशर है मैनेजमेंट की तरफ से भाई ना फ्रॉड करो,
ठीक है, CFO साहब लग गए हैं लेकिन CFO को डायरेक्टर्स या CEO कह रहा है भाई जी टैक्स चोरी करवा, फ्रॉड ही है ना, फ्रॉड में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना ये, मतलब कि उसके अंदर इनकम कम शो करो या एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करो तो फ्रॉड में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी। आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही नहीं कर रहे, आपके ऊपर प्रेशर डाला गया कि भाईजान करोगे तो सही वरना जॉब से निकाल दूंगा, प्रेशर आ गया ऊपर से, या आपको इंसेंटिव दे दिया गया कि भाई अगर आप टैक्स चोरी करवाते हैं और जितना चोरी करवाएंगे उसका 10% आपका, 20% आपका, कोई भी इस तरह। ये आपको पता है बहुत बड़ा जो रीज़न है लालच है ना, बेसिकली ये लालच है और ये आपके ऊपर प्रेशर है, जॉब का प्रेशर। अभी आप देख लें माशाल्लाह पिछले 2 साल से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने क्या कुछ नहीं किया अपनी नौकरियां बचाने के लिए, लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। मतलब है कि अफसोस भी होता है, लेकिन मतलब इन लोगों से एक एक बंदे से अगर 1% भी उम्मीद थी ना कौम को कि यार ये कुछ हैं, ये वो सब ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, तो बस अल्लाह भला करे, अल्लाह बेहतर ही करे सबका। अच्छा जी, तो इंसेंटिव या प्रेशर, ये 2 चीज़ें हैं जो फ्रॉड का एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। ठीक है, इसमें अब आगे डिटेल में ज़ाहिर चीज़ें आती जाएंगी कि किस तरह हो सकती हैं, एग्जांपल्स हो सकती हैं। देन वो कहता है कि भाईजान एक दूसरी रीज़न क्या, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, अपॉर्चुनिटी टू कमिट। ठीक है, वो एक कहते हैं ना नेक वही है जिसका दाव नहीं लगा। ठीक है, नेक आजकल कौन है जिसका दाव नहीं लगा, तो वो यही तो बात है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो हमारे जैसे लोग तो ऐसे इधर मैं पिघल गया, तो हम तो पिघल जाते हैं, तो फ़ौरन फ्रॉड के चक्कर में आ जाते हैं। सारे नहीं भी होते इस तरह के, लेकिन मतलब एक रीज़न तो है ना। मिसाल के तौर पे अगर वो एक कहावत है ना कि सेइंग है, बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखना, बिठा देना। ठीक है कि भाई आपने दूध की रखवाली करनी है, अब दूध तो आपको पता है कि बिल्ली की मेन डाइट है, तो वो बेचारी ने क्या वहाँ पे करनी, वो ना चाहते हुए भी करेगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ गई ना उसके पास। बात आ रही समझ। तो अगर आपने एक बंदा है वो ऑर्डर भी वही करता है चीज़ का, मिसाल के तौर पर मैं एक लेट से अकाउंटेंट हूँ और मुझे अथॉरिटीज़ दी गई हैं कि जी किसी भी चीज़ का ऑर्डर भी आपने करना है, कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सप्लायर भी आपने ही ढूंढना है। ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन भी चीज़ आ गई है किस तरह की है वो भी आपने ही करनी है, और उसको पेमेंट भी आपने ही करनी है। अब ये 4 काम मेरे ज़िम्मे लगा दिए गए हैं, कोई बंदा बीच में देखने वाला ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं 2 नंबर बंदा हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई? फेक कोई चीज़ भी नहीं आई, मैं कहूँगा ये चीज़ आई थी, देखी थी, ठीक थी, पेमेंट हो गई, अल्लाह हाफिज़। सही है। फिक्टिशियस परचेजेस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, पैसा जो है कंपनी का वो मैं अब्यूज़ कर रहा हूँ, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा हूँ, अपनी जेब में डाल रहा हूँ, फेक काम कर रहा हूँ। बात आई समझ। तो इसको इसलिए कहा जाता है, एक हम पढ़ेंगे आगे, कंट्रोल एक होता है इंटरनल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। एक ही बंदे को ज़्यादा काम ना दें आप, जो लिंक्ड काम हो, सेग्रीगेट करें, डिफरेंट लोगों को दें। मैं इसका एक मतलब हल बता रहा हूँ, वैसे तो आपको पता है और बड़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी, कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे आपने लेट से दूसरी तरफ कह दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ कैश के अंदर डील करती है और किसी चीज़ बैंक के थ्रू पैसे नहीं लेती, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे नहीं लेती, सिर्फ कैश के अंदर डील करती। अब उसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टैक्स फ्रॉड करने की, रेवेन्यू छुपाने की। तो अरे कैश है, कैश का किसको पता लगता है किधर गया? बैंक के अंदर पैसे आए हो फिर भी उसका तो जाहिर है पता है कि अगर ऑडिट ओपन हो गया एफबीआर की तरफ से, तो फिर क्या करेंगे? बैंक स्टेटमेंट उन्होंने मांग लेनी। अगर चीज़ें हो ही कैश में रही, कैश में आपको पता है लोगों ने छतें भरी होती हैं अपनी, सीलिंग्स, ठीक है, फर्श भरे होते हैं। बल्कि आपने मूवी शायद देखी हो, वो मूवी क्या देखनी, पाकिस्तान में आप मीडिया ही देख लें, आप गूगल वो यूट्यूब के ऊपर कोई सर्च करें, ठीक है, आपको पता लग जाएंगे कि एफबीआर ने कितने बड़े छापे मारे, नैब ने कितने छापे मारे। वो ऑब्वियसली होता यही है कि अपोजिशन में जो पार्टी होती है उसके ऊपर छापे मार दिए जाते हैं और उधर पैसा भी है ना, सारे 2 नंबर। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड है, ये एक बहुत बड़ी दूसरी रीज़न है। तीसरी रीज़न भाई आपकी और एक क्या हो सकती है? रैशनलाइजेशन फॉर कमिटिंग फ्रॉड। रैशनलाइजेशन, ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी रीज़न है, सारे ही कर देने यार, ये रैशनलाइजेशन है। यार मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, ये एक रैशनलाइजेशन है। मिसाल के तौर पे कई ऐसे लोग हैं कि जी उनके पास एक फॉर एग्जांपल टैक्स फ्रॉड का काम लेकर के कि भाईजान कंसल्टेंट है आप, ये ज़रा टैक्स चोरी करवा दें। ठीक है, अब उसको कहा कि किसी साथ एक और बंदा बैठा था, उसने ये, वैसे मैं आपको एक अगर सच्चा वाक़या सुनाऊँ
सच्चा खैर छोड़ें, बस मैं बना के सुना देता हूँ, ठीक, उसमें मैं बंदा नहीं कोई लेके आ रहा, ठीक है। अब एक दूसरा बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, टैक्स चोरी का काम है, ये तो अनएथिकल है, इलीगल है, फ्रॉड है, ये तो आप उसको फ्रॉड करवा के दे रहे हैं। उसने कहा यार अगर मैं नहीं करा, अगर कोई और कर देगा, रैशनलाइज कर लेना चीज़ को, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। या मिसाल के तौर पे कंपनी को कहा जी कि आप टैक्स चोरी कर रही हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है आपकी, तो आप इस तरह ना करें, मतलब उसके रीज़न वगैरह के। अब वो रैशनलाइज उसको कर रहा है कि यार मिलता कि ये सानू टैक्स देते। ये देखेंगे बहुत बड़ा ये फैक्टर है ना, रैशनलाइज करना चीज़ को, कि मिलता क्या है हमें। आप देखो मुल्क के अंदर कोई ला कानूनियत है, तबाही होगी, स्कूल कॉलेजेस वगैरह कुछ भी बेहतर नहीं है, गरीब को बस लूटी जा रहे हैं, टैक्स खा रहे हैं, मिलता क्या है हमें, ये आगे से रैशनल देखें। मिलता क्या नहीं मिलता वो एक बिल्कुल एक अलग बहस है। आपके ऊपर एक चीज़ लागू कर दी गई है, लॉ है, मसला है, तो भाई जाके एहतजाज करो, कुछ ना कुछ करो, कोई ना कोई हल। अगर जब तक नहीं निकलता तो लॉ तो सबके लिए है ना। अब एक गरीब अगर दे रहा है बेचारा 18% GST, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि अमीर लोग अपना जो उसका बनता है इनकम टैक्स वो नहीं देते। अगर वो अपना ड्यू इनकम टैक्स देने लग जाएं, मतलब कि बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है, ज़्यादा आमदन वाले, तो भाई गवर्नमेंट का जाहिर है टारगेट पूरा होने लग जाएगा। वो GST उस हद तक नहीं लगाएगी, GST कम होता जाएगा। स्पेशली हो सकता है कि जो गरीबों की चीज़ें हैं उनके ऊपर तो कम होना। अब होता गया है कि मुल्क को पाल बेचारा गरीब रहा है कि एक आप देखें 100 रुपये की चीज़ है, उसके ऊपर अमीर ने भी 18 रुपये टैक्स देना है, गरीब ने भी 18 देना। भाई गरीब बेचारे की इनकम देखो, लेट से साल की 30,000 रुपया, अमीर है उसकी 30 करोड़ रुपया इनकम है फॉर एग्जांपल, उसने भी 18 रुपये टैक्स देना, तो नीचे वाले ने भी देना GST का। लेकिन जब अमीर का इनकम टैक्स देने की बारी आती है, उसके पास क्योंकि पैसा है, ठीक है, उधर वो क्या करता है, उसको याद आ जाता है कि जी मुल्क ने दिया क्या हमें। तो ये सारी रैशनलाइज की एग्जांपल है ना। तो भाई कंपनी के अंदर भी लोग रैशनलाइज करते हैं, जी सर सैलरी कोई नहीं देंगे सानू, ठीक है, असं इतों ही कमाना है, ठीक है। तो ये सारे क्या है फैक्टर्स हैं डिफरेंट। तो देखें अब उन्होंने ना और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि भाई ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से या तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होती है। पहला क्या है कि कंपनी या उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह या मैनेजमेंट वगैरह, उनको ये लगता है, उनको कोई इंसेंटिव मिलता है या उन पर प्रेशर होता है ऊपर वाली टॉप मैनेजमेंट की तरफ से या हायर अथॉरिटी की तरफ से, वो उस वजह से फ्रॉड कमिट करते हैं। देन क्या है, किसी को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, जिसको मौका मिलता है वो फिर चौका लगाता है। तो देन क्या है, रैशनलाइज करते हैं जी इसको बिला वजह लॉजिक देने की। देखें लॉजिक तो आप जिस मर्जी दुनिया की चीज़ को दे दो, लॉजिक तो आप दे दोगे, कोई ना कोई आप अगले बंदे को सेटिस्फाई भी कर दोगे बहस करके। इवन लोग खुदा न खास्ता मर्डर करके लॉजिक दे रहे थे, भी मर्डर करना क्यों ज़रूरी हुआ पड़ा था, ठीक है। लॉजिक यहाँ पे हर चीज़ का निकल आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यार जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है जी। तो ये है, खाता है तो लगाता भी है, वो भी तो है ना एक, इसको करना रैशनलाइज ही करते हैं वो भी। चलिए जी, आइजा 240 स्टेट्स दैट फ्रॉड इन्वॉल्व्स incentive or pressure to commit fraud. For example, management may be under pressure from sources outside or inside the entity to achieve an expected earning targets or financial outcome. For example, आप ये देख लें कि हो सकता है कि बैंक से लोन लिया और बैंक ने कहा होगा कि आपकी डेट एक्विटी जो है 3:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 3:1 से ज़्यादा हो गई है एक्चुअल में, तो कंपनी क्या करेगी, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके उसको नीचे करने की कोशिश करेगी। प्रेशर है ना बाहर से, अगर वो 3:1 से ज़्यादा होगी तो बैंक पैसे मांग लेगा। या यही बात है कि कोई शेयर होल्डर्स ने कहा हुआ है, कोई मीटिंग के अंदर एक चीज़ पास, एक रेजोल्यूशन पास हुई है कि भाई अगर सेल्स हमारी कोई सर्टेन टारगेट रखा हुआ है उससे ऊपर चली गई तो हम डायरेक्टर्स को कमीशन देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। अब डायरेक्टर साहिबान कह रहे हैं कोई नहीं, कम चुक के रखो, 30 जून पे एंट्रियाँ मारो, सेल की कमीशन खाएंगे, 30 जून के बाद जाके सेल रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अब ये इंसेंटिव्स हैं या प्रेशर की एग्जांपल। देन आप देखें अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड है। भाई अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड ये है जब एक बंदा है, उसे पता है कि यार या तो इंटरनल कंट्रोल्स इतने वीक हैं या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है जिसको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, जिसको मैं बाईपास कर सकता हूँ, लोगों को पता ही नहीं चलना, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है, कोई ना कोई कैमरा लगा हुआ है, ना उसको डेली काउंट किया जाता है, ठीक है, कोई महीने बार काउंट करते हैं, उसने कहा चुक लो यार पैसे, महीने बार देखी जाएगी, इनको कौन सा पता लगना कौन ले गया। अपॉर्चुनिटी थी, अगले ने गेम दिखा दी, ठीक है।
देन रैशनलाइजेशन फॉर कमिटिंग फ्रॉड। अब इसमें वही है कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एथिकल वैल्यूज़ होती हैं। हो सकता है एक चीज़ मेरे लिए गलत है, आपके लिए सही हो, आपके लिए गलत है, हो सकता है मैं उसको सही समझता हूँ, ठीक है, एथिकली। तो वो लोग ना फिर उसको रैशनलाइज करते हैं। अब आप देखें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो खाते हैं पैसा अंडर द टेबल और पता नहीं क्या आएगा, कुछ डिपार्टमेंट्स का तो ये है ना कि उन पे तो हराम है हलाल खाना, ठीक है। वो कहते हैं हलाल खा लिया तो हराम हो जाएगा ये तो हमारे लिए। तो उनसे अगर आप बात करें, उनसे पूछें, वो इसको रैशनलाइज करेंगे पूरा। भैया देखें हम इस कौम के लिए एफर्ट करते हैं, कौम ही 2 नंबर है, वो क्यों आगे हमें रिश्वत देते हैं, हम तो नहीं लेना चाहते, इन्होंने हमें ख़राब किया वगैरह वगैरह। मतलब पता नहीं किस किस तरीके से उसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है नहीं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अच्छा, अब नीचे ना उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दी हैं। यहाँ पर ना आपकी मेहनत तलब है मुझे, ठीक है, मेहनत आपकी रिक्वायर्ड है। वो क्या है कि आप इनको पढ़ना है, रट्टा इनको बिल्कुल नहीं मारना, याद करने की इनको एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है। बस आपने 3-4 बार, चाहे एक बार आप पढ़ लें, एक बार फिर कभी पढ़ लें, एक बार फिर कभी पढ़ लें, एक बार आपने पेपर से पहले पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आपके पास जहन में बैठी हो चीज़। क्योंकि जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ से आपको इसी तरह के फैक्टर्स नज़र आएंगे। उस फैक्टर की बेस पर आपने बताना है कि भाईजान ये इंसेंटिव था या ये प्रेशर था। क्योंकि जब आपने फ्रॉड का रिस्क लिखना है ना, तो सिर्फ ये नहीं लिख देना कि भाई वहाँ पर फॉर एग्जांपल बंदा कैमरा नहीं लगा हुआ, लेट से बंदा कैश उठा के लेके जा सकता, इस तरह नहीं लिखना। आपने उधर लिखना है कि भाई वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, अपॉर्चुनिटी की वजह से देयर वाज अ फ्रॉड रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। आपने डिटेल में मतलब कि बात बतानी है। देयर वाज अ रिस्क के भाई आपके जो इंडिविजुअल है या कोई भी बंदा है वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है। तो ये हम कब लिखेंगे, जब हमें इन चीज़ों का पता होगा, ठीक है। इसका मैं आपको बस तरीका एक बताता हूँ। जैसे उसने कहा जी एक हिस्सा फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बना दिया, एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का बना दिया। अब वो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो आपको कुछ एग्जांपल्स देगा कि इन तीनों चीज़ों में फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरह होती है और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट किस तरह होती है। मिसाल के तौर पे इंसेंटिव या प्रेशर। अब वो आपको एग्जांपल देने लगा कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटिटीज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस सच एज। अब वो आपको बता रहे कि भाई क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा, जब आपके ऊपर या इंसेंटिव आएगा, ठीक है। तो पहला वो जैसे उसने बुलेट बनाई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटिटी इज थ्रेटन्ड। सही है, वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी से मुराद वही है कि भाई उनके पास पैसा कितना है, ठीक है, क्या एक गुजारा कर भी सकते हैं, डामाडोल तो नहीं हो जाएंगी, लिक्विडेट तो नहीं हो जाएगी कंपनी, ये ना हो कि डेट्स ही नहीं पे कर पा रही, ये वाली बातें। इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह का भी आपको पता है। वो कहता है कि डिफरेंट इकोनॉमी के अंदर या आपकी इंडस्ट्री वगैरह या एंटिटी के एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट करती हैं। वही चीज़ें आपके लिए प्रेशर क्रिएट करती हैं या इंसेंटिव लेके आती हैं। मिसाल के तौर पे उसने कहा सच है हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन अकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन्स। हाँ, अब वो कहता है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाए, मार्जिन्स जो हैं प्रॉफिट के वो कम होते जाएं, बहुत कम होते जाएं, अब आप कहेंगे यार पहले ही कुछ नहीं बच रहा, तो टैक्स दे दिए। आप भी क्या करेंगे, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने लग जाएंगे। प्रेशर आ गया ना आपके ऊपर। अब ये देखें आया बाहर से प्रेशर। अब एथिकली तो चाहिए था कि भाईजान जो काम है उसी तरह ही करना है, लेकिन आपने क्या कहा यार पहले कुछ नहीं बच रहा, थलो टैक्स वाले भी आंदे हैं, ये वो है, तो आपने क्या किया, 2 नंबरी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, फ्रॉड का। फिर वो कहता है इस तरह हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस सच एज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस और इंटरेस्ट रेट्स। भाई कोई अगर ये डिपेंड करता है आप किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, टेक ओरिएंटेड है कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी की बेस पे चलती है, अब वहाँ पर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी तो जितनी तेज़ी से बदल रही है, रेवोल्यूशन जो आ रहा है, अब आपकी टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपकी चीज़ें नहीं बिक रही, ऑब्सोलीट हो रही हैं, चीज़ें आउटडेट हो रही हैं। टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ में लगने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, R&D के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए भी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें। मिसाल के तौर पे आपको पैसा चाहिए, आपने कहा यार कर्जा लेते हैं, कर्जा लेने के लिए आपने कहा फेक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर देते हैं, फ्रॉडलेंट कर देते हैं, रेवेन्यू बढ़ा के दिखाओ, एसेट्स बढ़ा के दिखाओ, लायबिलिटीज़ बहुत कम करो, फेक सब कुछ दिखाया ताकि बैंक देखे कि भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी, बैंक आपको कर्जा दे, ठीक है। तो मतलब किसी भी रीजंस की वजह से हो सकता है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट्स अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गए, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स 21-2% तो आपका जो पॉलिसी रेट है जो स्टेट बैंक करता है, इंटर बैंक रेट जिसको हम कहते हैं, जबकि आप जब बैंक से कर्जा लेने जाते हो हमेशा इससे ऊपर मिलता है। वो आपकी अपनी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर होता है कि आप कितना रिस्की क्लाइंट है, ठीक है, उस हिसाब से होता है। तो
अब वहाँ पर भी अगर आपने कर्ज़ा लेना है, ठीक है, मज़ीद आपने कर्ज़ा लेना है, तो आप वहाँ पर भी अपनी प्रोफाइल बेहतर दिखाने के लिए फेक फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है, ताकि उनको लगे कि ये तो बड़ा तगड़ा क्लाइंट है, तो पैसे वापस कर देगा, सस्ते रेट के ऊपर मिल जाए। या फिर क्या होता है कई बार वही कि इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं हर चीज़ महंगी होने लग जाती है, हर चीज़ महंगी होती है, तो फिर वहाँ पर आप कहते हो यार कि फेक चीज़ें दिखाओ, प्रॉफिट कम दिखाओ, ठीक है, ताकि हमारे ऊपर टैक्स वगैरह भी कम लगे। तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इस तरह सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे कि मोस्टली जो चीज़ें ना वो आउटसाइड एंटिटी की बातें हो रही हैं। मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, टेक्नोलॉजी, ये एंटिटी ने खुद थोड़ी किया है, बाहर से इन्वायरमेंट की वजह से, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट की तरफ से भी प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिमांड भाईजान कम हो गई है, उस वजह से काम ठप हुआ पड़ा है, आपने कहा चलो जी इधर कर लेते हैं। तो ये ना आपको मेरे ख्याल में समझ आ जाएंगी चीज़ें, इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं जिसमें आपको कोई मसला हो, ठीक है। ये लास्ट जैसे देखें, न्यू अकाउंटिंग, इसी पेज पे न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। भाई कोई अकाउंटिंग का कोई नया स्टैंडर्ड आ गया, समझ ही नहीं आ रहा, या ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपसे डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स मांग रहा है जो आप नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते वो पब्लिक हो, आपने डिस्क्लोजर छुपा लिया, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, सिंपल सी बात है, ठीक है। या आपका स्टैट्यूटरी कोई रिक्वायरमेंट, आईनी तौर पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, आप नहीं करना चाहते वो उसको फॉलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऑडिट जो होता है वो 1 मिलियन पेड रुपीज़ 1 मिलियन पेड अप कैपिटल हो किसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, विच इज़ नॉट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हैं, ठीक है, लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी हैं, तो फिर तो भाई आपने हर सूरत ऑडिट करवाना है। अगर नहीं है, सिंपल प्राइवेट है, तो फिर 1 मिलियन तक आप नहीं करवाते। अब आपका लेट्स से जी एक फॉर एग्जांपल इस बार एक कानून आ गया कि जी जिसका 5 लाख रुपया ही है ना कैपिटल, वो भी करवाएगा। अब आप क्या करें, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही दिखा ही नहीं रहे वहाँ पे कैपिटल, ठीक है। आपने कहा कि भाई नहीं हमारा तो कैपिटल ही 4 लाख है, हालांकि आपका कैपिटल 10 लाख था। बात आ रही है समझ? इस तरह आप कुछ करने लगे, या कोई और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गई आपके ऊपर जिसको आप फॉलो नहीं करना चाहते, या कोई डिस्क्लोजर आ गया आप उसको शो नहीं करना चाहते। जब ये कोविड आया था ना, कोविड-19, उस वक्त बेसिकली तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, IFRS है, उनकी तरफ से ना एक पैराग्राफ निकाला गया कि कंपनीज अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये लाजमी तौर पे बताएंगी कि कोविड का इम्पैक्ट उनके ऊपर आया है कि नहीं आया, आया है तो किस हद तक आया, मतलब नेगेटिव आया है, क्या सीन है। अब तो ऑब्वियसली फिर SECP ने भी उसको फॉलो किया, SECP ने भी कह दिया कि भाईजान आप लोग भी इधर पैराग्राफ लाजमी डालो, अपना इम्पैक्ट बताओ। अब ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। आप कह रहे हो कि यार पूरी दुनिया पे तो बुरा इम्पैक्ट आया, लेकिन मेरा बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, मेरे ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं बताऊँ ना कि प्रॉफिटेबल होगी, अब मैं बताऊँगा तो वो आ जाएंगे सारे इदारे पैसे खाने के लिए हमसे। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी दुनिया की तरह मैं भी चल पड़ता हूँ, ठीक है, कि जिस तरह बाकियों का, तो मेरे ऊपर कौन सा शक पड़ेगा। ये इस तरह कुछ हो सकता है। तो कोई भी इस तरह की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वगैरह उसके ऊपर आप करते हैं। अब यही आप उधर आ जाए इंसेंटिव प्रेशर, ये तो मतलब एक एग्जांपल थी ना फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंसेंटिव या प्रेशर की। दूसरी यदि एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू मीट रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी मतलब आपके लैंडर्स हैं या गवर्नमेंट है, उसने कोई आपके लाइसेंस की कोई शर्त रखी हुई है किसी भी तरह की इस तरह, तो मैनेजमेंट के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है कि भैया ना आपने उसको मीट करना है। तो मीट करते करते फिर मैनेजमेंट क्या करेगी, 2 नंबरिया करेंगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है, ये हो सकता है। इस तरह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इंडिकेट्स दैट पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट और दोस्त विद गवर्नेंस इज थ्रेटन्ड बाय एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपको पता लगा कि भाईजान ये जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं ना डायरेक्टर्स को मिली हुई है, तब मिली थी जब इन्होंने रेवेन्यू ज़्यादा शो किया था। रेवेन्यू जितना ज़्यादा रिपोर्ट होगा इनको उतने % बोनसेस मिलते हैं, ठीक है, उसकी बेस पर गाड़ियाँ मिलती हैं। फिर आपने कहा कि यार हर डायरेक्टर की जो मंथली सैलरी है ना, उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट को 50,000 कोई 1 लाख कोई अमाउंट फिक्स की गई है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है विद द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से मुराद क्या है, यही प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस वगैरह। आपको वहाँ से भी लगा यार हो सकता है कि जानबूझ के ना खेलते हैं उसके अंदर, जानबूझ के फ्रॉड ना करते हो, ठीक है। इस तरह एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग पर्सनल टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस वगैरह, ठीक है। तो हो सकता है कि यार डायरेक्टर्स ने ही टारगेट सेट किए हों, अब ये नीचे वाली मैनेजमेंट फ्रॉड करने लगी है। डायरेक्टर्स ने टारगेट सेट कर दिया आपके लिए कि भाईजान आपने जो है
फॉर एग्जांपल सेल इतनी होनी चाहिए, मंथली सेल इतनी इतनी बढ़नी चाहिए, ईयरली सेल इतनी बढ़नी चाहिए, परचेजेस इतनी कम होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, आप उसके अंदर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने लगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे वही कि आपको कहा गया कि जीपी आपने इस लेवल पे मेंटेन करना है, ऑपरेटिंग मार्जिन इस लेवल पे करना है, आपने कहा यार इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर देते ताकि दोनों चीज़ें पूरी हो रहे हैं, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ठीक है, बात आ गई है भाई समझ। तो ये सर कुछ तरीकाकार थे जिससे आप फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, किसी भी पॉइंट में, किसी टर्म में, किसी स्पेलिंग में, किसी भी तरह का मसला हो आपने प्लीज़ मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डिटेल में कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंसेंटिव्स या प्रेशर का क्या किरदार है। अब दूसरी तरफ है जी, इंसेंटिव या प्रेशर्स की वजह से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे होती है। तो पहले उसने कहा पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मुराद क्या है भाई, खुद मैंने किसी से कर्जा लिया हुआ था, अब वो कर्जा वापस करना है, पैसा कोई नहीं है, चलो चुक लिए। फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है एसेट चोरी करने की, हार्ड ड्राइव बड़ी महंगी है, छोटी सी है, जेब में डल के निकल जाती है लेके, कंट्रोल्स ही कोई नहीं है एंटिटी के, कोई पूछगछ ही नहीं है, कोई नहीं देख सकता। क्योंकि ये देखें, ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगी ही तब जब कंट्रोल्स वीक हैं, कंट्रोल्स आपको पकड़ नहीं पा रहे, आप एसेट्स खा रहे हैं, सही है, आप फेक जो परचेजेस करी जा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल ही फजूल सा बनाया कि 3-4 काम आपको दे दिए हैं तो आप जिस तरह मर्जी करें। बात आ रही समझ। तो आप पर्सनल कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, उन्होंने रीज़न बताइए किस वजह से हो सकता है। एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स ससेप्टेबल टू द थेफ्ट। हाँ भाई, एम्प्लॉय का और कंपनी का फड्डा है कोई आपस में, मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का और नीचे एम्प्लॉयज़ का, और लेकिन उन्हीं एम्प्लॉयज़ के पास इस तरह के एसेट्स मौजूद हैं जो इजीली मूवेबल हैं। ठीक है, मतलब अगर मेरा बॉस है बदतमीज़ी करता है आके मेरे साथ और ये वो, मैं कहूँगा यार ये कैश तो पड़ा हुआ, जेब में डालो, सही है, ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको कौन सा पता चलना है, चलो इसको इसी तरह नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, या कंपनी के एसेट को तोड़ दिया नुकसान पहुँचाने के लिए, अगर ग्रज है कोई। ठीक है, क्योंकि बात वही है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर काम करने का प्रेशर है, या मेरे ऊपर वैसे कोई अनएथिकल प्रेशर डाला जा रहा है किसी चीज़ों का, तो हो सकता है कि मैं कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे खुद को फ़ायदा हो या ना हो, खुद को फ़ायदा हो रहा है फिर भी वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, अगर खुद को फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन कंपनी को नुकसान सिर्फ हो रहा है फिर भी वो क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। तो जैसे उसने कहा कि भाई नॉन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉयज़ ले ऑफ, अगर पता हो यार फ्यूचर में इस बंदे को निकालना होगा, जाते जाते गेम खा रहे हैं, कोई चीज़ उठा के ले जाओ, ठीक है, बाद में मैंने कौन सा यहाँ पे आना है। रीसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्लान, अगर किसी बंदे को प्रमोट कर दिया, किसी को नहीं किया, जिसको नहीं किया, अगर वो बंदा 2 नंबर सा हुआ, या कई बार ये भी होता है वो बंदा सही भी होता है लेकिन उसको फील होता है कि यार मैंने मतलब मेरा प्रमोट होना बनता है, वो फिर इसको प्रेशर तो उसके ऊपर है ही, साथ साथ वो रैशनलाइज भी करने लग जाता है, यार मेरा तो बनता है चुकना चीज़, ठीक है, तो वो उठाकर निकल भी जाता है। ओके भाई, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो इसमें किसी भी तरह का तो अभी पूछ लें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रही अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की भी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की भी। ये बिल्कुल सादा सी बातें देख लेते हैं। जैसे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर वो कहता है सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और विद रिलेटेड एंटिटीज नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अनदर फर्म। देखें, उसने कहा कि भाई अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी का पहले तो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। रिलेटेड पार्टी से मुराद क्या है, आपकी पेरेंट, आपकी सब्सिडरी, आपकी एसोसिएट जिसमें 20% से ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपके डायरेक्टर्स वगैरह, ठीक है, या इनके स्पाउसेस वगैरह, सारे ये रिलेटेड पार्टीज़ है। रिलेटेड पार्टीज़ के साथ लॉजिकली कभी भी मार्केट टर्म्स के ऊपर आप काम नहीं करते। मार्केट टर्म से मुराद, या इसको कहा जाता है आर्म्स लेंथ बेसिस, ये ना आप ऊपर लिख लें एक लाइन के लॉजिकली या प्रैक्टिकली रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट एट आर्म्स लेंथ बेसिस। आर्म सही है, बाजू की लेंथ पे नहीं कर रखा है था, बाजू की लेंथ अब क्या है, ठीक है, बाजू की लंबाई। आर्म्स लेंथ बेसिस क्या होती है, मार्केट टर्म्स। भाई अगर मार्केट के अंदर ये चीज़ 10 हज़ार की है, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी को भी 10 हज़ार की बेचूंगा, और रिलेटेड पार्टी कहेगी भाई फिर मैं कैसी रिलेटेड पार्टी,
अगर मैंने भी 10,000 ही खरीदनी है, ठीक है, इधर कोई दोस्त हो तो वो आगे ये कह रहा था कि यार तू बाकी 10,000 ही बेच रहा है, मैनू भी 10 ही बेचेंगे। ये तो फिर भी वो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके डायरेक्टर हैं कंपनी के, या आपकी पेरेंट है कंपनी, या सब्सिडरी है आपकी, तो आप उसके साथ कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लॉजिकली तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली हो भी सकता है अगर कंट्रोल्स बहुत ही तगड़े हैं। आपने कहा जैसे शेख करते हैं काम, शेख क्या करते हैं, अब्बा जी ने भी कोई दुकान से चीज़ लेनी है तो वो भी पूरे पूरे पैसे दे के जाएंगे, ठीक है। तो शेख या कराची में मेमन है, उनका ये तरीकाकार है, बिजनेसमैन तो फिर ऐसे होता है, ठीक है जी। तो एक तो भाई ये अपॉर्चुनिटी है कि रिलेटेड पार्टी की जो ट्रांजेक्शन उसमें गेम में डाल दो, क्योंकि कानून भी ये समझता है कि यार रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर आर्म्स लेंथ पे नहीं होता, लेकिन उसके लिए फिर बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होती है। आपने कैप 7 में पढ़ा होगा, या पढ़ लेंगे अगर नहीं पढ़ा तो, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। हाँ लो भाई, आपके अगर क्योंकि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं ना, अब उसके अंदर हम देख रहे हैं किस तरह अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ कहाँ में मिलती है। रिलेटेड पार्टी के अंदर मिल जाती है फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटी। फिर वो कहता है जहाँ जहाँ पे एसेट्स यूज़ होने हैं, सॉरी एस्टिमेट्स यूज़ होने हैं। एस्टिमेट तो होती ही जजमेंट है, तो भाईजान आप अपने हक में एस्टिमेट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। अब या तो ऑडिटर कोई बड़ा ही कमाल किस्म का ऑडिटर हो तो पकड़ ले उसको, ठीक है। और आपको पता है ना कि एस्टीमेट्स जो हैं उनको चेंज करने क्या, या उनको बाइसनेस उनमें लाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ क्या होता है, मैनेजमेंट का। इसलिए हमने पढ़ा भी था कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ना, उसमें जो दूसरा प्रोसीजर था वो क्या था, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर एनी काइंड ऑफ बाइस। देखो उसके अंदर कोई बाइसनेस तो नहीं है, कोई जजमेंट के अंदर कोई मसला तो नहीं आपको नजर आ रहा, याद है ना। वो इसीलिए हमने कहा था क्योंकि भाई मैनेजमेंट के हाथ में जजमेंट्स वगैरह एस्टिमेट यूज़ करना। देन वो कहता है सिग्निफिकेंट अनयूजुअल हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस वगैरह, इस तरह की ट्रांजैक्शन हैं जिनके अंदर कोई समझ नहीं आ रही कि भाई ट्रांजैक्शन की क्या। ये भी देखें हमने वहाँ पे पढ़ा था मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के अंदर, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ना एक टर्म यूज़ की है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। ये समझ लें, थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि टर्म आई है तो आप लोग कंफ्यूज ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसने कहा कि भाई आप एक तो ट्रांजैक्शन इतनी की कॉम्प्लेक्स किस्म की करते हो कि आम बंदे को समझ ही नहीं आती, तो उसके अंदर फ्रॉड का एलिमेंट पाया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे कि फ्रॉड होगा उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन्होंने कड़ी समझ आनी है, तो चलो इधर फिर ज़रा थोड़ी गेम भी दिखा दी है। पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया आपने को, 15 मुल्क फिर आके पैसा बाहर भेजा है, आपको पता है ऑडिटर को तो वैसे ही समझ नहीं आनी, ठीक है। तो चलो फिर थोड़ा सा इसी के अंदर ही फ्रॉड खेल लेते हैं, बात आई समझ। अच्छा, अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये होता है कि भाई असल में चीज़ कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है। या आप लोगों ने शायद रिपोर्टिंग के अंदर आपको किसी ने बताई हो, बताना तो चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है कि भाई एक्चुअल में चीज़ कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यार अकाउंटिंग के लिहाज से तो ये कुछ और होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन असल में कुछ और। मिसाल के तौर पे अगर डायरेक्टर्स ने कर्जा दिया हो कंपनी को, और डायरेक्टर शेयर होल्डर्स भी हैं, ठीक है, वो डायरेक्टर जो शेयर होल्डर भी है उसने कंपनी को दिया है लोन, लेकिन वो लोन दिया है इंटरेस्ट फ्री। ये मैंने तो शायद अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया हो, I2B में भी, अगर शायद बताया ही हो, मैंने में बताया होगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है कि भाईजान आपने मुझे दे सकते हैं ना आप इंटरेस्ट फ्री लोन, कोई मसला नहीं है। अब मसला क्या है, एक IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और IAS 39 वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड, वो ये आपसे कहता है कि भाईजान जब आपने इंटरेस्ट फ्री लोन देना है तो चाहे इंटरेस्ट फ्री दें चाहे इंटरेस्ट लगा के दें, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट चार्ज ज़रूर करना है। अगर तो आपने कहा अरे 15% इंटरेस्ट के ऊपर, तो फिर तो 15% इंटरेस्ट चार्ज करना, सिंपल सी बात है। अगर आपने इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया, आपने किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने भाई उसको मार्केट रेट का जो इंटरेस्ट है ना, जो मार्केट में चल रहा है आमतौर पे एवरेज इंटरेस्ट रेट, अब ये आपको पता है ऊपर नीचे होता है, किसी की रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करते हैं, किसी कम है उसको कम करते हैं। तो बेसिकली आपने एक मार्केट रेट के ऊपर जो इफेक्टिव रेट वैसे वो होता है उसको छोड़े, उसकी कैलकुलेशन कैसे है, तो आपने भाई उसके मुताबिक अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट चार्ज करते रहना है। अब देखें, अगर एक कंपनी ने डायरेक्टर से लिया है कर्जा, तो हमने इंटरेस्ट उसको देना था,
जो कि हम नहीं दे रहे। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भाईजान आपने मार्केट रेट के ऊपर फिर भी इंटरेस्ट लिखना ज़रूर है। जब हम इंटरेस्ट लिखेंगे तो इंटरेस्ट होता है, एक्सपेंस लिखा तो हमारा जो है प्रॉफिट और कम हो गया, शेयर होल्डर ने खप डाल दी भाईजान ये क्या हुआ है फलां फलां, बात आई समझ। हमने फिर उसको क्या कहा, हमने कहा कि भाईजान अब देखें ये पैसा वो है, असल में कानूनी तौर पे तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स अलग चीज़ हैं, कंपनी एक अलग चीज़ है कानूनी तौर पे लीगली, लेकिन असल में तो यार एक ही चीज़ है ना। उन्हीं शेयर होल्डर्स का, उन्हीं डायरेक्टर्स का पैसा है, वही डायरेक्टर्स मेहनत करते हैं, उन्हीं डायरेक्टर्स के नाम पे बिजनेस चल रहा है। असल में तो ये है, कानूनी तौर पे दोनों डिफरेंट है। तो हमने कहा कि यार अगर हम ये कहें कि जो है मतलब ये लोन तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे देखें ना एक वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मसला आ गया कि फॉर्म इसकी लग तो रही है लोन की तरह, लेकिन सब्सटेंस इसका जो मेन क्रक्स है, इसका जो थीम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लोन वाला नहीं है। लोन तो कभी भी कोई बंदा इंटरेस्ट फ्री नहीं देता, ये हमें इंटरेस्ट फ्री दिया गया। तो यहाँ पर फिर आई कैप भी बीच में आया। आई कैप को ऑडिटर ने, जाहिर है जो फर्म्स ऑडिट करती हैं, उन्होंने लिखा कि भाई हमारे क्लाइंट्स में ये मसला आ रहा है, ये लॉजिकली आप ज़रा हमारी हेल्प करें, हमें समझाएं कि ये लोन तो नहीं है। तो आई कैप ने फिर ये कहा कि भाई अगर ऐसा कोई कर्जा और जिसके अंदर दो चीज़ें पाई जा रही हों, एक तो हो वो इंटरेस्ट फ्री कि डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट नहीं मांग रहे कंपनी से, और दूसरी चीज़ ये है कि डायरेक्टर्स अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दें जब कॉन्ट्रैक्ट होना है कर्जे का कि भाई इट इज़ रीपेएबल एट डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी की मर्जी होगी, जब कंपनी की डिस्क्रिशन होगी तभी वो वापस करेगी। तो ऐसा पैसा जो आप मुझे दें, मैं कंपनी हूँ, आप शेयर होल्डर हैं, आपने मुझे पैसा दिया और मुझे कहा कि XYZ कंपनी लिमिटेड ये मैं आपको पैसा दे रहा हूँ बतौर शेयर होल्डर, ये इंटरेस्ट फ्री, आपने कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना, और हाँ जब दिल करे तब आप वापस करना, आप अपनी मर्जी से। तो मेरा कभी दिल करेगा, कानूनी तौर पे मेरा कभी दिल करेगा नहीं। अगर मैं कभी भी ज़िंदगी में वापस ना करूं तो आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि भाई आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, जब आपके पास दिल करे आपका तब आप वापस करें। बात आ रही है समझ। तो फिर आई कैप का TR32 टेक्निकल रिलीज 32, आई कैप का एक बीच में डिपार्टमेंट है, वो ऐसे टेक्निकल इशूज़ के ऊपर अपना ओपिनियन देता है। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि ये पैसा कभी भी वापस ना करने का ऑप्शन भी है कंपनी के पास, तो इस पैसे को हम लोन कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सब्सटेंस जो है ओवर फॉर्म है। ठीक है, सब्सटेंस जो है इसका कुछ और है, सब्सटेंस इसका जो है वो इक्विटी वाला है। मेरे पास कंपनी के पास पैसा आ गया, मेरा जब दिल करेगा वापस करूंगा, तो भाई, और जब अगर दिल नहीं करता और नहीं भी करूंगा तो ये पैसा फिर डेट तो ना हुआ, ये तो इक्विटी हो गया। तो इसलिए आई कैप ने कहा कि भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, ये फॉर्म इसकी लोन वाली है लेकिन सब्सटेंस इसका क्या है, इक्विटी है, तो आप इसको इक्विटी के तौर पर ट्रीट करने का ऑप्शन रखते हैं। लेकिन अगर आप इसको लोन के तौर पर ट्रीट करना चाहते हैं तो फिर भाई आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू फॉलो IFRS 9 एंड IAS 39। सही है, उसके मुताबिक बात आई है, कोई गल समझ आई है। अब ये देखें, अगर अब कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि भाई लेना कर्जा है, ठीक है, वापस भी करना है, लेकिन लिख देते हैं कि जब कंपनी का दिल करेगा। अब असल में तो कंपनी ने आपस में डायरेक्ट, क्योंकि वही बात है ना कि डायरेक्टर ने ही कंपनी को दिया, कानूनी तौर पे दोनों अलग हैं, फॉर्म अलग है, सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस तो वही है कि वो डायरेक्टर नहीं तो सारे फैसले करने वहाँ पे बैठ के। डायरेक्टर्स ने कहा यार लिख देते हैं कि जब कंपनी का दिल करेगा वापस करेंगे यार, लेकिन तो 2 साल बाद मैंने कर देंगे वापस। ठीक है, डायरेक्टर तो करवा लेगा वापस, उसी ने तो देना। इसको कहते हैं, अब देखें ना उसके अंदर फ्रॉड की अपॉर्चुनिटी आई, आपने जानबूझ के इस तरह का बना लिया है, फ़ायदा लिया है इक्विटी वाली टेक्निकल रिलीज का। ठीक है, जबकि असल में वो था प्योरली लोन, वो वापस होना है, इंटरेस्ट बेशक उसमें नहीं है लेकिन वो वापस होना है। आपने सिर्फ वो चार्जेस वगैरह को बीच में एक्सपेंस आउट करने को बचाने के लिए, कंपनी को हिट ना डले, आपने क्या किया, उसको लोन में भी शो नहीं किया, उसको इक्विटी में शो किया, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। गल आ गई समझ। तो उसमें अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास मिली, आपने फ्रॉड कर दिया उसमें। देन और इस तरह आपके जो हैं बाकी भी, फिर वो कह रहा है जी मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव ड्यू टू, अगर मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग, चीज़ों को देखना वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो हो सकता है कि मैनेजमेंट में कुछ सिंगल पर्सन है वही सारी चीज़ों को देखता है, उसको कोई ना भी नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इस तरह इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो वीक हैं। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं भाई। कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये हिफ्स होने चाहिए, ये सही, इसमें सोचना ही ना पड़े, ये अगर सोचना पड़ गया इसका मतलब वीक है, तो अभी जाके दोबारा याद कर लें, ये लिटरली आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह
कंट्रोल इन्वायरमेंट के, एजर्शंस के नाम, एथिक्स के नाम, एथिक्स के थ्रेट्स के नाम, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो भाई 5 आपके कौन कौन से कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट 5 कौन से? आपका सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर आपका क्या, अच्छा इसमें पहला दूसरा नहीं है, जैसे भी कर लें, कंट्रोल एनवायरनमेंट आ गया, फिर आपका आ गया एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है, फिर आपका आ गया एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर आपका आ गया एंटिटी का मॉनिटरिंग सिस्टम टू ओवरसी इंटरनल कंट्रोल्स, फिर आपका आ गया एंटिटी की कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो भाई आपको याद होने चाहिए फ़ौरन ही, ठीक है। वो कहता है हो सकता है यही वीक हो तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की। अब इसी तरह दूसरी तरफ आ रहे हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, बड़ा इजीली समझ आया क्योंकि हमने बेसिकली इसके ऊपर क्योंकि जोर लगा लिया है, हमें इसकी अगर समझ आ गई है ये एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड और प्रोसेस्ड, भाई अगर मेरे हाथ में कैश हो, पता लगे जी मैं कैशियर हूँ, डेली का 1 करोड़ रुपया मैं रख रहा हूँ और बैंक के अंदर कंपनी का नहीं दफ़ा कराओ यार, कोई जमा कराने की जरूरत नहीं, बैंक में जाएगा, एफपीआर को पता लग गया। आप देख लें पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं, ठीक है, नाम क्या अब उनके लेने, पता ही आपको, मतलब जो हब है ना हर चीज़ का, टेक्सटाइल का जो मार्केट है, आपकी जो होलसेल की या रिटेल की, ये सारे के सारे ही टैक्स हो रहे हैं तकरीबन, ठीक है। फ्रॉड का तरीकाकार है क्योंकि वो कहते हैं अगर बैंक में पैसा चला गया ज़्यादा, एफपीआर को पता चल जाना है, कैश के अंदर गेम करो। अब वो देखें जहाँ पे कैश के अंदर गेम करने से आप खुद फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका एम्प्लॉय भी कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेगा, उसको पता है यार इतना पैसा है, इसको तो खुद डर है, तो कोई नहीं थोड़ा सा बीच में इधर उधर कर दो। इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज इन एंड हाई इन वैल्यू और आर इन हाई डिमांड, अगर आप कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल ज्वेलर्स की कोई कंपनी है, ज्वेलरी की कोई कंपनी है, ठीक है, अब उसमें आपको पता है इतनी सी आइटम भी करोड़ों की भी हो सकती है, उन्हें जेब चपाली चौक के, मतलब अगर वो उनका साइज़ छोटा है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है तो ठीक है। ज्वेलरी का वैसे आमतौर पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई कंट्रोल्स नहीं थे, मोबाइल्स हैं, आईफोन आपको पता है गुर्दे बेचने पड़ जाते हैं अक्सर लोगों को, ठीक है, तो वो जाके मिलता है। अब अगर वो ढेर सारे पड़े हुए हैं क्योंकि कदा जेब छुपा लिया कोई पता ही नहीं, ठीक है। तो भाई इस तरह के मसाइल, ये बाकी इसको देख लीजिएगा, कोई इसमें सच नहीं है मुश्किल। लास्ट पे आगे एटीट्यूड्स या रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करते हैं भाई चीज़ों को कि कोई नहीं खाता है तो लगाता भी है, ठीक है, इसमें क्या मसला है, तो रैशनलाइज करते हैं, सारे ही कर दें, ऐसे भी कर लिया तो क्या हो गया। अब इसमें क्या आपके पास मीन्स हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के, वो कहते हैं कम्युनिकेशन, इंप्लीमेंटेशन, सपोर्ट और इन्फोर्समेंट ऑफ एंटिटीज वैल्यू और एथिकल स्टैंडर्ड्स बाय मैनेजमेंट और द कम्युनिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट इफेक्टिव। वो कहता है कि भाई आपके या तो जो आप कम्युनिकेट करते हैं अपने एथिक्स को, रैशनलाइज बेसिकली एथिक्स के साथ होता है ना कि एक बंदा एक चीज़ को गलत समझ रहा है, दूसरा बंदा उसी चीज़ को सही भी समझ रहा है, रैशनलाइज कर लेते हैं गलत काम को भी। तो या तो आपकी एंटिटी सीरियस ही नहीं है इस मामले को लेके, वो एथिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती, तो आपने भी कहा हुआ यार कोई नहीं, खैर है, इधर पकड़े भी गए तो कोई मसला नहीं, तो आप रैशनलाइज, एक ये रीज़न हो सकती है। नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एक्सेसिव पार्टिसिपेशन और प्री ऑक्यूपेशन विद द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट। वो कहता है अगर आपको कोई नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मतलब सीएफओ अगर कोई एस्टिमेट्स बना रहा है या अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चूज कर रहा है, तो समझ आती है, उसको नॉलेज है। लेकिन एक बंदा प्रोडक्शन हेड है, वो आके इन्वॉल्व हो रहा है, यार एंट्री को इस तरह करो, इस तरह करो, शक होना चाहिए भाईजान, इसको क्या पता, ये तो बंदा ही नहीं। जब आप उससे पूछो ना, उसने पता क्या करना, यार सेल मैं करता हूँ ना, मुझे पता है कि अलाउंस किस तरह लिखते हैं, मुझे पता है कि क्रेडिट सेल क्या होती है, मुझे पता है कैश सेल क्या होती है, वो अपने करेगा। परचेज वाला बंदा है वो क्या अपने आप को हीरो समझेगा कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग भी वो कहता मैं करूँगा, हालांकि परचेज एक डिफरेंट काम है, इन्वेंट्री एक डिफरेंट चीज़ है, और अकाउंटिंग इनकी बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन वो कहेगा यार मुझे तो सब कुछ आता है। अब वो रैशनलाइज करते करते चीज़ों को गलत करेगा उसके अंदर। इसी तरह बाकी भी आपके जो हैं इसको, इसमें से ना होपफुली आप लोग मेरे से क्वेश्चंस लाजमी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि 1 बाय 1 हम इसको बच्चों की तरह पढ़ें सारी को, तो ये ना तो फिजिबल है और ना ही ये कोई एक बेटर वे है, ठीक है। इतना ही लकीर के फ़कीर नहीं बनना, आप लोगों ने इसको पढ़ना है, क्वेश्चंस आपके निकलने चाहिए इसमें से, आपने मेरे से डिस्कस करने हैं। और अगेन इसको याद करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको रट्टे मार के बैठ जाएं, ये कितना याद करोगे, अभी तो आगे बड़ा कुछ आना है। तो भाई इसको आपने कोशिश करनी है, समझें, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझें, आप खुद से ही बना सकते हैं। और यही चीज़ें होती हैं यार जो आप पढ़ेंगे ना, इसके अलावा कुछ नहीं होता जो आपको भूल जाएं।
अच्छा, फिर वो कह रहा है जी कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के क्या हैं इसके अंदर, डिसरिगार्ड फॉर द नीड ऑफ मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। एंटिटी को कह भी रहे हैं डायरेक्टर्स को कि भाईजान चीज़ें चुकियाँ जा रही हैं, ये हो रहा है वो कहते कोई नहीं यार, हर जगह नहीं होता, हमने समझा हुआ है 5% चीज़ें लॉस हो जाती हैं। अब ये रैशनलाइज उन्होंने किया हुआ है ना, तो भाई फिर सही है, लोग करेंगे, ठीक है। डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बाय ओवर राइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल वगैरह, वही बात है कि भाई दूसरों के लिए कंट्रोल्स कुछ हो रहे हैं, लेकिन जब मैंने खुद चीज़ें करनी हो, यार यह चीज़ ना घर पहुँचा दी, ठीक है, तो हमारे लिए कुछ और कंट्रोल्स हैं। आप देखें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी गाड़ियाँ जो हैं सरकारी ऑफिसर्स को मिली होती हैं, लेकिन पर्सनल कामों के लिए यूज़ हो रही होती हैं। उन्होंने बस ज़हन बनाया हुआ कि यार कोई नहीं, सारे ही करते हैं तो हम भी कर लेंगे, इसमें क्या मसला है, ठीक है जी। तो ये भाई कुछ तरीके थे। अच्छा, आप बात समझे ज़रा, क्योंकि आगे आके अब एक और चीज़ आ रही है, आप कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हैं, तो बड़े ही गौर से तहम्मुल के साथ बात समझनी है। इसको हम अगर थोड़ा सा समराइज़ करें चीज़ों को, तो भाई सबसे पहले हमने कहा कि हम थोड़ा सा फ्रॉड के बारे में हमें पता लगा। हमने कहा कि भाईजान फ्रॉड ना दो तरह से होता है, मतलब कि उसके रिजल्ट्स दो तरह के निकलते हैं। एक होती है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एक होती है कि एसेट्स को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है, गलत उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। हमने फिर कहा कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पीछे जो मुहर्रकात हैं, जो दो चीज़ें हैं मेन, वो क्या हैं कि या तो मैनेजमेंट ने ओवरराइड किया होगा कंट्रोल्स को, या आपने रेवेन्यू के अंदर किया होगा काम। इसके अलावा भी हो सकती हैं बेशुमार चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दो चीज़ें मेन हैं आइजा 240 ने आपको बताई हुई। और ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के हवाले से एज इट इज़ उन्होंने कोई लाजमी नहीं कहा कि कोई दो या तीन चीज़ें हैं, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की भी, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी। तो अगर हम कहते हैं कि वो जो दो चीज़ें हम अलग कर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि स्टैंडर्ड कहता है जो बाकी मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ ये पता नहीं मौजूद होंगे या नहीं होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये दो लाजमी होंगे जिनकी वजह से फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा जी, अब फिर आगे आगे हमने कहा यार कि मेन तीन रीजंस क्या हैं, मेन तीन फैक्टर्स क्या हैं, फिर आगे फैक्टर्स की एग्जांपल्स पढ़ी हैं जिनकी वजह से फ्रॉड होते हैं। उन्होंने कहा यार या तो इंसेंटिव या प्रेशर होता है बंदे के ऊपर, या अपॉर्चुनिटी एक होती है फ्रॉड करने की, वो कर लेते हैं, या रैशनलाइज कर लेते हैं कि यार कोई नहीं फ्रॉड करना ठीक है। अब हमने इन तीनों की एग्जांपल्स देखी हैं कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरह से होती है तीनों की एग्जांपल्स में, ठीक है, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स किस तरह होती है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं फैक्टर्स के वाले से। अब आगे आ जाएं कि भाई जो आपका ऑडिटर साहब हैं, अब ऑडिटर साहब को कुछ ना कुछ वहाँ पर फैक्टर्स या कुछ ना कुछ एग्जांपल्स इस तरह की कुछ सर्कमस्टांसेस नज़र आएंगे जिसकी बेस पर हम शक कर सकते हैं कि भाई देयर मे बी या रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। देखे ना, हमने हर चीज़ के अंदर तो नहीं ना घुस के पूछी जाना कि भाई इसमें फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, क्या है। हमने क्या करना होता है, हमने कुछ सर्कमस्टांसेस देखने हैं, कुछ इंडिकेशंस देखनी होती हैं, ठीक है, कुछ निशानियां देखनी हैं। अगर वो निशानियां एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है इसके अंदर फ्रॉड हो, फिर हम आगे जाके इंक्वायरी करते हैं और सारा वो सिस्टम चलता है। तो भाई सर्कमस्टांसेस जैसे उसने कहा कि मिसाल के तौर पे डिस्क्रिपेंसीज इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर डिस्क्रिपेंसीज नज़र आ रही है। डिस्क्रिपेंसी से मुराद क्या होता है, इरेगुलरिटीज, मतलब कि रिकॉर्ड ठीक नहीं है, रिकॉर्ड का गलत होना, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं उसको। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि अगर आपको नज़र आ गए ट्रांजेक्शंस दैट आर not recorded in a complete or timely manner or are improperly recorded as to amount, accounting period, classification और entity policy। आपको कुछ बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन नजर आई, आपको लगा कि यार ये पॉलिसी तो उनकी कुछ और थी, ये तो किसी और तरह एंट्री की हुई है, ठीक है, पॉलिसी थी कॉस्ट के ऊपर करने की, ये वाली एंट्री फेयर वैल्यू के ऊपर क्यों की हुई है। हो सकता है इसके पीछे फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो, जिसने फ्रॉड करवाया हो इंसेंटिव डाल के या प्रेशर डाल के किसी के ऊपर, इस तरह बात लिंक हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने कहा अनस्पॉटेड और अनऑथराइज्ड बैलेंसेज और ट्रांजेक्शन, कोई आपको ऐसा बैलेंस नजर आ गया, कोई लोन का, कोई एसेट का, ठीक है, या कोई ट्रांजैक्शन नजर आ गया, आपको अभी तक समझ आ चुकी होगी कि बैलेंसेस की जब बात की जाती है तो बैलेंस शीट की बात की जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि उसके अंदर ईयर एंड बैलेंस आते हैं। ट्रांजैक्शन की जब बात की जाती है तो वो बात की जाती है मूवमेंट की। मूवमेंट किस में होती है, इनकम और एक्सपेंसेस में जो उधर आ जाती है, ठीक है। अच्छा वो कहता है कोई ऐसी इनकम की ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस की, या कोई बैलेंस इस तरह का नजर आए जिसके पीछे कोई स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है। लिखा हुआ कि डायरेक्टर साहब से 50 करोड़ रुपया कर्जा लिया है, भाई कौन सा एग्रीमेंट है, बैंक के अंदर आए थे पैसे, नहीं जी कैश लिया था।
अब पता नहीं लिया भी था या नहीं लिया था, कैश का तो कोई वो नहीं होता, तो फ्रॉड का रिस्क हो सकता है, ठीक है। देन वो कहते हैं लास्ट मिनट एडजस्टमेंट दैट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हाँ, लास्ट मिनट से मुराद बिल्कुल लास्ट मिनट नहीं है, इसका मतलब ये है कि लास्ट डे के ऊपर 1-2 दिनों में कोई इस तरह की एंट्रीज, बड़ी बड़ी एंट्रीज कर दी हैं जिन्होंने बिल्कुल सीन ही बदल के रख दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू पहले था 150 मिलियन, एंट्री को 10 मिलियन की, 15 मिलियन की रेवेन्यू की कर दी है, एंड पे जाके परचेजेस की कुछ कर दी है, कुछ एसेट्स के अंदर, इक्विटी के अंदर, मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी कोई ट्रांजेक्शंस की हैं, उनको देखो भाई, ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं यहाँ पे रिस्क हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई रेशोज वगैरह सीधी पदरी करने के लिए उसमें काम किया हो। एविडेंस ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेस टू सिस्टम्स एंड रिकॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद दैट नेसेसिटी टू परफॉर्म देयर ऑथराइज्ड ड्यूटीज। अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि भाईजान फला एम्प्लॉय जिसका काम ही नहीं है उधर जाने का, उसने जाके कोई एंट्रियां की हुई हैं या कोई रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की है या उधर जाके बैठा, और मिसाल के तौर पर एक डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर आपने देखा मिस्टर अमजद साहब जो हैं वो डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, और 3-4 मीटिंग्स में आपने देखा, और जब आपने मिनट्स उसके पढ़े हैं मीटिंग के, उसमें उसका कोई अमल दखल तो कोई नहीं था, कोई उसके स्टोर के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल वो स्टोर मैनेजर है लेट्स से मिस्टर अमजद, अब वो स्टोर के हवाले से ना कोई बात है ना कोई डिस्कशन है, लेकिन वो बैठा हुआ है, हो सकता है आप कहेंगे यार ये इसका तो काम ही नहीं था डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का, उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है, डायरेक्टर्स जो हैं सिर्फ उन्होंने बैठना है। आपको शक पड़ सकता है कि यार ये कोई बंदा उनके साथ मिलके गेम तो नहीं खेल रहा, ये कि इन्वॉल्व उसके अंदर, आप इंक्वायरीज वगैरह फिर करेंगे। टिप्स और कंप्लेंट्स टू ऑडिटर अबाउट अलेज्ड फ्रॉड, और इसी तरह हो सकता है कि किसी ने आपको कोई कंप्लेंट की हो, किसी एम्प्लॉय ने, या कोई टिप्स मिली हो आपको कहीं से कि यार उस चीज़ में फ्रॉड हो सकता है। ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर मसाइल को शो करते हैं। इस तरह नीचे फिर वो कहता है कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। कई बार आपका जो एविडेंस है वो मिस होगा या कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा, वहाँ से आपको शक हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई इनवॉइस ही नहीं मिली बड़ी, अच्छा छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना, क्योंकि हमारा काम है मटेरियल फ्रॉड को पकड़ना, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए 1000 रुपये की इनवॉइस नहीं मिली, उधर जाके रोला पा देता है यार ये किधर चलेगी, इस तरह नहीं करना। इस तरह डॉक्यूमेंट्स दैट हैव टू बी दैट अपीयर टू हैव बीन ऑल्टर्ड, पता लग रहा है ऑल्टरेशन हुई है, कोई चेंजेस हुई है, कोई साइन गलत है, कोई अमाउंट गलत की हुई है, जानबूझ के चेंज की है, फोर्जरी की है, ठीक है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ अदर देन फोटोकॉपीड और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे भाईजान, कोई फोटोकॉपियाँ मिली जा रही हैं, फोटोकॉपी आपको पता है कि जैसे मर्जी चेंज कर दें, ठीक है तो या सॉफ्ट कॉपीज़ मिल रही हैं, PDF वगैरह मिल रही है, ओरिजिनल नहीं आपको मिल रही, आपको शक हो सकता है। सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल BRS का तो पता ही होगा ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपके बैंक में बैलेंस आ रहा है 50 करोड़ पे, आपका जो वो है लेजर है बैंक का, उसके अंदर लेट से आ रहा है 70 करोड़ रुपए का, आपने कहा 20 करोड़ का क्या फ़र्क है। अब वो जो रिकंसिलिएशन बनी है बीच में, यार इन चीज़ों का फ़र्क है, उसके पीछे ना कोई आइटम, कोई फॉर एग्जाम्पल लिखा हो चेक्स हैं अनप्रेजेंटेड है, अनक्राइटेड, चेक्स पता करे, चेक कोई नहीं मौजूद, कहते नहीं पता ही नहीं है, दे दिया, ना कोई कॉपी है, ना कोई उसका हमारे पास रिकॉर्ड है किधर गया क्या नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसके अंदर हो सकता है। अब इसके अलावा और भी बड़ी रिकंसिलिएशन होती है, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार स्टॉक की क्वांटिटी जो कंज्यूम हुई है, जो खर्च हुई है चीज़ें बनाने में, और आगे जो आपने परचेज़ की थी उसकी ज़रा रिकंसिलेशन बना देंगे, भाईजान इतनी परचेज़ की थी, इतनी खर्च हुई, इतनी बची हुई है, रिकंसाइल करें, रिकंसिलेशन नहीं बन रही, बीच में से काफ़ी सारा स्टॉक ही गायब है, तो इसका मतलब फ्रॉड हो सकता है उसके अंदर। इस तरह इनकंसिस्टेंट या वेग या इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल का मतलब क्या है, जिनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा आपस में चीज़ों का, ठीक है, वो तुक नहीं बन रही, कोई मंतक नहीं समझ आ रही, कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह की इंक्वायरीज़ के रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है मसला। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिप्लाइज, कंफर्मेशन आपको पता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन आइजा 505 लिख लें यहाँ पे। बैंक का बैलेंस आपका यहाँ पे, अच्छा लोग 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट्स भी कंपनियाँ बना लेती हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास जो मौजूद है उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है लेट से 12 करोड़ रुपया, आपने जब बैंक को कंफर्मेशन भिजवाई है तो उधर से जो बैलेंस है उधर लिखा 3 करोड़ रुपया, तो इतना बड़ा भाई मसला कैसे हो सकता है। देखें आपके लेजर और बैंक बैलेंस में मसला हो फिर तो समझ आती है, वो आप BRS बनवाओगे उसके अंदर वो भी रिजोल्व होना चाहिए वैसे, ठीक है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक का ही डॉक्यूमेंट है और बैंक कंफर्मेशन जिसके ऊपर भी बैंक ही बैलेंस लिख कर भेज रहे हैं, उसके अंदर कैसे मसला हो सकता है, उसमें भी निकल आया, इतना मतलब है तो बैंक स्टेटमेंट भी अंदर बह के बनाइए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेड रिसीवेबल की कंफर्मेशन में मसले आगे, आपने खुद कुछ लिखा हुआ है उधर से कुछ जवाब आया और अच्छा भला फ़र्क है, ठीक है, जो समझ नहीं आ सकता, तो ये भाई हो सकता है। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंट रिसीवेबल के
हेड के अंदर क्रेडिट की एंट्रियां बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब क्रेडिट की एंट्री देखो, अकाउंट रिसीवेबल के हेड में क्या हो सकती है, यही हो सकती है ना, अगर पैसे आए हों, वही है ना, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो रिसीवेबल बढ़ता है तो आप उसको डेबिट कर देते हो, रिसीवेबल डेबिट। और क्रेडिट कब होता है, जब पैसे आपको मिल जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं, मतलब कि रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको डेबिट से ज़्यादा क्रेडिट की एंट्री नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है उसके अंदर भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है मसला हो। इस तरह पेएबल वाले के अंदर आपकी डेबिट की एंट्रियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये भाई कुछ रीज़न्स हैं। और इस तरह इसमें अब और क्या है कुछ ख़ास, बस ये कोई ख़ास तो इसमें नहीं है, सब आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये मतलब कि दूसरी हम एग्जांपल पढ़ रहे थे जिसके अंदर एविडेंस या तो मौजूद नहीं है या डिफरेंट जगह से जो एविडेंस मिला है वो इनकंसिस्टेंट है या कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो नीचे कह रहा है प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। भाई ऑडिटर और मैनेजमेंट के अंदर फड्डा है, कोई प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है, या मतलब है कि आपको लग रहा है कि यार ये क्यों नहीं चीज़ें दे रहे, आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, कहते कोई नहीं मिलनी, आज चीज़ मांगी है जो कि उनके हाथ में है, फाइल उधर पड़ी हुई है, देते ही नहीं है आपको। आपने कहा यार रिसीवेबल्स को कंफर्मेशन भेजनी, नहीं सर हम तो नहीं भिजवा सकते, वो तो नहीं हम उनको देंगे। आपने कहा चलो लीगल एडवाइज़र को भेज देते हैं, उनसे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं जी वो भी नहीं भेजनी, बैंक कन्फर्मेशन नहीं भेजने जा रहे। इस तरह के मसले हो रहे हैं, लोगों से मिलने का कह रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा आपको, तो इस तरह के मसाइल हैं, ठीक है। देन इसके अलावा भी हो सकती है मैनेजमेंट जो आपको है वो अलाउ ही नहीं करती कि आप डायरेक्टर से अलग से मिलें, ठीक है। या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो आपकी हैं वो आपको इंडस्ट्री नॉर्म्स के साथ नज़र नहीं आती। इंडस्ट्री नॉर्म से मुराद क्या है कि उसी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री का तो पता है ना, कंपनी होती है और एक इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री से मुराद क्या, एक जैसी ही तमाम कंपनीज को इंडस्ट्री कह रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में टेक्सटाइल की जितनी भी कंपनीज हैं, अगर सबको एक आवाज़ से बुलाना हो हम क्या कहेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या, तमाम कंपनीज को हमने कंसिडर कर लिया। जबकि कंपनी अगर किसी को बुलाना हो तो अलग से उसका नाम लेकर बुलाना पड़ेगा कि फ़लाँ कंपनी, ठीक है। तो भाई अगर हम टेक्सटाइल का ऑडिट करने गए हैं, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कुछ और चल रहा है, इनकी कोई डिफरेंट ही पॉलिसी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपने एसेट्स रखे हुए हैं कॉस्ट के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ कंपनी के। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, आपको जाहिर है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से पता चलेगा। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल कंपनीज के ऑडिट किए हुए हैं, आपको इतना नॉलेज है, आपको लगता है कि यार ये तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का, इस कंपनी ने किसी और तरह गेम की हुआ है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि फ्रॉड का रिस्क नज़र आ जाए। इस तरह फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में वही बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। दैट डू नॉट अपीयर टू रिजल्ट फ्रॉम चेंज सर्कमस्टांसिस। मतलब ये भी नहीं है कि सर्कमस्टांसिस चेंज हुआ फिर भी हर बार एस्टिमेट चेंज हो रहा है, कभी 15% है, कभी 10% है, कभी 8% है। ये आपको पता है फ्रॉड हो सकता है इसके अंदर। टॉलरेंस ऑफ वायलेशंस ऑफ द एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट से मुराद क्या, एथिक्स आपके, ठीक है। आपको कोई ऐसे मसाइल नज़र आए, कोई हरासमेंट हुई है एंटिटी के अंदर, या आप कह लें कि कोई फ्रॉड हुआ था, कोई किसी ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया लेकिन एंटिटी उसको टॉलरेट कर दी, छोड़ देती है, तो हो सकता है कि यार अगले बंदों को भी इनकी कोई काने हो ना, ये भी उसके, ठीक है, इनकी कोई इन्फॉर्मेशन पता हो, इस वजह से शायद नहीं कर रहे, तो हो सकता है फ्रॉड वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता हो। एग्जाम्पल भाई आप लोगों ने ये करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। बल्कि ये वो वाली एग्जाम्पल नहीं है, ठीक। इसको ना बस आपने स्टडी कर लेना है इस वाली एग्जाम्पल को, ठीक है। इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। वो क्या पूछा है, वो कहते हैं आइजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ शायान एंड को। शी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर अलार्मिंग एंड नीड हर इमीडिएट अटेंशन। वो कहता है भाईजान ये 3-4 तरह के कुछ मैटर्स हैं, इनमें से कौन से मैटर्स अलार्मिंग है कि इतने बड़े हैं कि इनको फ़ौरन आपने अटेंशन देनी है। ये और फ्रॉड के वाले से ऑब्वियसली तो आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है जी। लास्ट आएगी कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। आइजा 260 है जी, आइजा 260 है बेसिकली कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड कि आपने दो चार्ज विद गवर्नेंस वगैरह के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, कैफ 8 के अंदर ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जब आप सीफा में जाएंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि भाई फ्रॉड के हवाले से किसी भी तरह की जो कम्युनिकेशन है, किसी भी तरह की बात है, आपको कोई भी चीज़ का आइडिया होता है, आपने फ़ौरन जाके डिस्कस कर लेना है किसके साथ, अपने दोस्त जाविद गवर्नेंस के साथ। अगर तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फिर तो आपने जाके
उनके साथ डिस्कस कर लेना है दोस्त जावेद गवर्नेंस के साथ। लेकिन अगर दोस्त जावेद गवर्नेंस भी इन्वॉल्व है फिर उन्होंने की डिस्कस करना है, पहले आपने बता देना है कि सर यहाँ पे फ्रॉड नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने लीगल ओपिनियन लेना है, लीगल एडवाइज़र का ओपिनियन लेना है कि सर जी जिन्होंने दसना है वही ख़राब ने। ठीक हो गया भाई। तो ये था आपका सिंपल फ्रॉड का स्टैंडर्ड। अब इसमें भी आइजा 230 डॉक्यूमेंटेशन, वैसे इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन वो आ सकती है। आइजा 230 फ्रॉड के वाले से क्या आ जाएगी, वही कि भाई फ्रॉड की आपने रिस्क असेसमेंट किस तरह की, प्रोसीजर्स आपने कौन से परफॉर्म किए, कौन कौन से फैक्टर्स आपके सामने नजर आए जहाँ पे फ्रॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और आपने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, मैनेजमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट किया, इंक्वायरीज का क्या जवाब आया आपको, वो सारा कुछ आपने इसमें आइजा 230 की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से लिख देना है। ठीक है जी। कल का जी बस ये छोटा सा आपका एक पोर्शन है वो एनपीओज के बारे में कि भाई एनपीओज जो हैं उनके अंदर आप ये जो रिस्क असेसमेंट वगैरह है या जो प्लानिंग है ये आप किस तरह करेंगे, क्योंकि एनपीओज के कुछ स्पेसिफिक मकासद होते हैं तो उनका थोड़ा सा एडिशनल कंसिडरेशन आपको बताने लगा कि उसको किस तरह करना है, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। आज का आपने लाजमी इसको तसल्ली से पढ़ लें और आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट आ चुका है, वहाँ पे जहाँ जहाँ फ्रॉड के क्वेश्चन है ना प्लीज़ उसको कर लें। ठीक है, उसमें किसी भी तरह कोई भी मसला है तो वो मेरे से डिस्कस करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है जी, चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।